किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरभि शर्मा। जी हाँ किसान भाइयों, जितना महत्वपूर्ण होती है बीज दर, जितनी महत्वपूर्ण होती है मिट्टी की उर्वरता, जितनी महत्वपूर्ण होती हैं कृषि से जुड़ी हुई सारी संबंधी जानकारियां, लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण होते हैं कृषि यंत्र। जी हाँ, कृषि यंत्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि नई तकनीक के जो कृषि यंत्र होते हैं वो हमारे किसान भाइयों की लागत कम करते हैं और साथ ही उपज अच्छी करके फायदा भी दुगना करते हैं। तो आज हमारा विषय इसी पर आधारित है। हमारा आज का विषय है उन्नत कृषि यंत्र और साथ ही इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस धाकड़ जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक हैं शाहजहाँपुर से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। जी नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम क्योंकि उन्नत कृषि यंत्र पे बात करने वाले हैं, साथ ही हम बात करेंगे खरीफ ऋतु में किस प्रकार से उन्नत कृषि यंत्र जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला सवाल सर हम यही जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों के मन में भी होगा कि कृषि यंत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्या उनका महत्व है। जी किसान भाइयों, हम लोग भी जानते हैं कि आजकल की जो खेतीबाड़ी है उसमें हम लोगों को कम समय में अधिक उपज लेना है, अधिक उत्पादन लेना है और खेती में लागत कम करना है। लागत कम करना है तो हम लोगों को उन्नत कृषि यंत्र अपनाने पड़ेंगे। चाहे हमारी खेत की तैयारी की बात करें हम लोग, जैसे हमारे सोयाबीन की बोनी कंप्लीट हो गई है, धान की अभी रुपाई होनी है, हमारा अगस्त में प्याज लगेगा, उड़द मूंग की हमारी बुआई होनी है। तो इन सब के लिए हम लोग उन्नत कृषि यंत्र बुआई के लिए भी चाहिए और बुआई के बाद में हम लोग को खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र चाहिए। उसके बाद पौध सुरक्षा के लिए, हमारे कीटनाशक के लिए, छिड़काव के लिए उन्नत कृषि यंत्र चाहिए। तो इन सभी कृषि यंत्रों को प्रयोग से हमारे समय की बचत होती है और इससे लागत भी कम होती है। इसलिए हम लोगों को उन्नत कृषि यंत्रों की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे सर ने ये बताया कि कितने महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण आपने बता दिया है, साथ ही आपने बताया कि लगभग हर समय ही हमको आवश्यकता होती है। तो अब आप ये भी बता दीजिए सर कि कौन कौन से यंत्र ऐसे हैं जो कि हमें उपयोग करना चाहिए। जी हम लोग अब जैसे बात करें हमारे खेत की तैयारी के लिए, मतलब सबसे पहले हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं जैसे, तो उसके लिए खेत की तैयारी के लिए हमें कृषि यंत्रों की ज़रूरत रहती है। तो हमारा जैसे अभी उड़द मूंग की बोनी चल रही है और 30 जुलाई तक बोनी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग खेत तैयार करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारा बरसात नहीं हो रही है और हमारा कल्टीवेटर चल सकते हैं, या खेत को एक ही बार में अच्छे से तैयार करना है तो हम लोग रोटावेटर चलाना पड़ेगा। तो रोटावेटर इस तरह का कृषि यंत्र है, इसमें खेत में हमारा एक बार तैयार हो जाता है और उसको तैयार होने के बाद में सीधा आप बोनी कर सकते हैं। तो रोटावेटर खेत की तैयारी के लिए हो गया है ना। उसके बाद के किसान भाइयों, बरसात का सीजन है और खेत की तैयारी के समय ही आप लोगों को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अतिरिक्त पानी आए तो वो जल निकासी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए डिचर हो गया। तो इस तरह के हम लोग खेत की तैयारी के लिए कृषि यंत्र हम लोग करना पड़ेगा। और इसके बाद में हमारा अगस्त के जिन फसलों की रुपाई डाली हुई है, धान की रुपाई करनी है, प्याज हमको लगाना है, तो इसके लिए भी खेत तैयार करना पड़ा। खेत की तैयारी लिए कल्टीवेटर हो गया, आपका रोटावेटर हो गया, दो तरह के कृषि यंत्र प्रयोग में लाते हैं और किसान भाई प्रयोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे जो जिनके पास बड़ी जगह है, बड़े किसान है, तो क्या उनके लिए यंत्र अलग होते हैं और छोटे के लिए अलग होते हैं? छोटे किसान हैं उनके लिए क्या है कि हस्तचलित कृषि यंत्र हो गया और पशु चलित, हमारा जो पशुधन है उनका पूरी तरह से उपयोग करें तो उनके लिए वो भी उपयोग, जिसके पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 2-3 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ तक ज़मीन है, उनके लिए आप हस्तचलित कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास में 1 एकड़ ही ज़मीन है, उसके लिए हस्तचलित कृषि यंत्र उपयोगी रहते हैं। जैसे अभी बुआई का सीजन रहता है तो बुआई की इसमें शार्ट ड्यूरेशन बुआई के लिए मिलता है। अभी सोयाबीन की बुआई हुई है, अभी किसान भाई उड़द मूंग की बुआई कर रहा है। ऐसे समय में सभी के जो बड़ा किसान है उसका भी बुआई समय पर करना है और छोटे किसान उनको भी करना है, तो कृषि यंत्र किराए पे भी नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए जैसे डिबलर हो गए छोटे किसानों के लिए, दिन भर में वो बुआई एक डिबलर के माध्यम से लगभग आधा एकड़ में बुआई कर सकता है। तो किसी पे निर्भरता नहीं रहती और कम लागत में अपने काम हो जाते हैं। इस तरह जिसके पास में 5 एकड़ ज़मीन है और उसके लिए पशुचलित कृषि यंत्र हैं। पशुचलित कृषि यंत्र में भी अपने जुताई के लिए भी हैं, बुआई के लिए भी हैं। बुआई के लिए भी सीड ड्रिल उसी तरह के रहते हैं जैसे ट्रैक्टर काम करता है। हम लोग हमेशा बताते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, तो हमारा जो बीज है वो हमारा बीज और खाद, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का अपने को उपयोग करना चाहिए। जब भी हमारा उत्पादकता अच्छी आती तो ये बैल चलित कृषि यंत्रों में ही उपलब्ध है। पहले पुराने ज़माने में बैल नाड़ी वगैरह चलती थी, उसमें क्या है सीड का रिप्लेसमेंट सही से नहीं हो पाता था, एक निश्चित गहराई पे नहीं गिरता था। लेकिन आज हमारे केंद्रीय कृषि एवं की संस्थान भोपाल ने नए कृषि यंत्र बैल चलित बनाए हुए हैं।
तो उसमें जैसा हमारा ट्रैक्टर से काम होता है उसी तरह का काम हमारा इससे हो जाता है, बैलों से चलने वाले कृषि यंत्रों से हो जाता है। अभी हमारे कई किसान आते हैं जिनके पास में सोयाबीन की बुआई जहाँ जहाँ कंप्लीट हो गई है, कई जगह जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है, या सोयाबीन हमारा बीज पूरी तरह से उग नहीं पाता है। उसके लिए हम लोग गैप फिलिंग के लिए सभी तरह के किसान डिबलर का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा 6-7 दिन की फसल हुई, 1 हफ्ता हो गया, हमने देखा कि अपना बीज पूरी तरह से उगा नहीं है, तो वहाँ पर हम डिबलर में भर के हम लोग उस गैप फिलिंग को डिबलर के माध्यम से कर सकते हैं। तो पशु चलित कृषि यंत्रों का जो हस्तचलित कृषि यंत्रों के माध्यम से आप गैप फिलिंग आप आराम से हम लोग कर सकते हैं। जी सर, जैसे अभी आपने बात करी बुआई की, बुआई के यंत्रों के बारे में भी आपने बताया, क्या जैसे अलग अलग जो फसल होती है हमारी, धान की फसल अलग है, प्याज अलग है, उड़द अलग है, तो क्या सबके लिए यंत्र भी अलग हो जाते हैं? नहीं, यंत्र कुछ यंत्र तो कॉमन रहते हैं। जैसे खेत की तैयारी के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कल्टीवेटर हो गया हमारा, रोटावेटर हो गया है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, कुछ कॉमन रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक रहते हैं, उनके लिए हमने करना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी बुआई चल रही है हमारी उड़द और मूंग की, इसके लिए हम लोग हमेशा बता रहे हैं कि रेज बेड प्लांटर से लगाएं। सोयाबीन के लिए हम लोगों ने सलाह दी थी, क्या है कि हम प्रकृति के अनुसार अभी कभी लगातार बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, ऐसी परिस्थितियां हमेशा बन रही हैं। इस बार भी आपने देखा होगा, पहले सूखे की स्थिति थी, अब लगातार बारिश हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को मौसम की बेरुखी भी रहे, लगातार बारिश भी रहे, तो ऐसे हम लोगों को बुआई करनी है जिससे हमारा उचित जल निकास हो जाए, और जब हमारे सूखी की स्थिति बने, पानी नहीं गिरे, उससे हमारा जल संरक्षण हो जाए। तो रेजबेड प्लांटर से इस तरह की हमारी बुआई होती है। मेड़ पे बुआई करते हैं, हमारी लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ रहती है, एक मेड़ पे 2 लाइन में बोनी हो जाती है, और उसके बाद में अगल बगल में नालियाँ रहती हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने रेजबेड प्लांटर से जिन्होंने बुआई की है, चाहे हमारा सोयाबीन हो या उड़द मूंग अभी लगा रहे हैं, तो अभी जिन्होंने रेजबेड प्लांटर से बोनी की है, उसमें अगल बगल नाली होने के कारण सुरक्षित जल निकास हो जाता है, पानी आसानी से निकल जाता है। उन नालियों को आप आखिरी में बंद कर दीजिए, तो जब कम बारिश की स्थिति रहती है, पानी नहीं गिरता, नालियों में जल संरक्षण रहता है, नमी का संरक्षण बहुत बढ़िया रहता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, इसमें कम बारिश हो या ज़्यादा बारिश हो, इसमें लगभग 20 से 25% तक उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो इससे अपने को लगाना चाहिए। नमी का संरक्षण अच्छा होता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, हमारी मेड़ पे फसल रहती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। बिल्कुल। जैसे सर आपने अभी बारिश की बात करी है, तो बारिश निकास के लिए, क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा जल संरक्षण भी अगर जैसे हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या कुछ अलग से यंत्र हम रखेंगे? हाँ, तो मैं अभी बात कर रहा था रेजबेड प्लांटर की, मैं बात कर रहा था। तो रेजबेड प्लांटर से जैसे अपन लोग सोयाबीन की बुआई कर ली, उसके बाद उड़द मूंग की बुआई कर ली, उसके बाद में खेत तैयार करके जिनके प्याज लगानी, प्याज का रोपा किसान डाल चुके हैं, और अगस्त में 15 अगस्त तक प्याज की रोपाई करती है। हमारे शाजापुर ज़िले में का प्याज फेमस है, और एक जिला एक उत्पाद के तहत उसको चयन किया गया है ना। तो उसमें प्याज के लिए खेत तैयार करके आप लोग रेजबेड प्लांटर से उसके बेड बना लें, मेड़ बना लीजिए, उसके बाद उसमें हम लोग रोपाई कर सकते हैं। जब यहाँ तक आप लोग जल निकासी की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि ज़्यादातर किसान क्या है कि प्याज की फसल हो गया, बरसात के सीजन में इसलिए नहीं लगाते हैं कि जल निकासी एक मेजर समस्या रहती है। जहाँ जल भराव हो जाता है, पानी भरा रहता है, वहाँ से हम लोग, प्याज एक सेंसिटिव फसल है तो वो ख़राब हो जाती है। तो आप लोग इससे फसल लगाएंगे। पहले से हम लोगों ने मेड़ बना दी, मैं रेजबेड प्लांटर से मेड़ बना दी, बेड बना दी, उसके बाद उसमें चुपाई कर ली। तो ये इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। और हमारा एक, जब भी हम लोग खेत तैयार करें तो किसान भाई ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जल निकासी एक परमानेंट आउटलेट अपने को देना पड़ेगा। पानी हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, खेत से बाहर निकले, और बाहर निकाल के भी हम लोग ये प्रयास करें कि हम लोग उसको, जहाँ हमारा ट्यूबवेल है, कुआं है, जहाँ भी हमारी रिचार्ज की संरचना है या तालाब है, वहाँ उसको इकट्ठा करके ले जाएं। मतलब संरक्षण की तरफ ध्यान दें। हाँ, तो जल निकासी भी हमारा सुरक्षित हो गया, और हमारा जल संरक्षित भी हो गया, हमारा स्टोरेज भी हो गया। क्या कि हम लोग, पानी की एक बूंद कीमती है। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसी तरह हमारा पानी की एक बूंद को हमारा रिचार्ज करना ज़रूरी है और स्टोर करना ज़रूरी है, जिससे हम लोग अगले का जो हमारा सीजन है, रबी सीजन है, उसमें पानी को हम लोग पूर्ति कर सकते हैं, या जब भी फसल को आवश्यकता है उसकी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। तो ये दोनों जुड़े हुए पहलू हैं। जल निकास होगा, सुरक्षित जल निकास करके हम लोगों ने उसको संरक्षित कर लिया, स्टोर कर लिया। इस तरह की सभी विधियाँ जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग किसानों के बीच में लगातार ले जा रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कृषि यंत्रों का उपयोग करके हमारे किसान भाई एक तीर से दो काज कर सकते हैं, दोनों ही जगह उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि पानी का भी संरक्षण आप कर सकते हैं और वो पानी का बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। संरक्षण, जल संरक्षण के लिए एक संरचना जो किसान भाइयों ने अभी तक नहीं बनाई है, वो मैं जरूर बताना चाहूँगा। जैसे हमारा कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, उसको रिचार्ज करने के लिए हम लोग रिचार्ज की संरचना हम लोग बताते हैं। उसके लिए जैसे हमारा ट्यूबवेल हो गया
या नलकूप हो गए या कुएँ हो गए, उसके आसपास जो संरचना बनते हैं, जैसे हम लोग ट्यूबवेल की बात करें, उसके केसिंग के आसपास हम लोगों ने रिचार्ज का गड्ढा बनाते हैं। उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई लगभग हम लोग 3 मीटर या 10 फीट रखते हैं। ये हमने गड्ढा बनाने के बाद में उसके सबसे निचले वाले हिस्से पे हम लोग बिल्कुल बड़े वाले बोल्डर, बीच वाले हिस्से में हम लोग छोटे वाले बोल्डर, ऊपर वाले हिस्से में हम लोग साफ रेत डालते हैं, तो एक तरह का फिल्टर बन जाता है। और बरसात के सीजन में हम लोग जो नालियाँ बनाई हुई हैं, तो उन नालियों को पूरा पानी इकट्ठा करके हम लोग उस गड्ढे में भर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा खेत का पानी इकट्ठा होगा, उस गड्ढे में जाएगा, रिचार्ज पिट में जाएगा, जिससे लाखों करोड़ों लीटर पानी हम लोग ज़मीन के अंदर हम लोग बिठा सकते हैं। ये संरचना आप किसान भाइयों को नहीं बनाई है तो अभी बनाने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग ज़मीन के अंदर बिठा सकें। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों तक पहुँचा रहे हैं। अभी यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं उन्नत कृषि यंत्रों की, जिसमें हम सबसे पहले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा विषय है वो है खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलों में किस प्रकार से कृषि यंत्र उपयोगी हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SS धाकड़ जी, जो कि शाजापुर से हैं, वैज्ञानिक हैं। हम लोगों ने ब्रेक से पहले जाना कि किस प्रकार से कृषि यंत्र जो है वो बुआई के लिए काम आ सकते हैं, और साथ ही जल संरक्षण और जल निकासी में भी किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण है ये कृषि यंत्र। सर, अब क्योंकि जब हम लोग बुआई की बात कर चुके हैं, फसल एक बार लग जाती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है खरपतवार का। तो क्या खरपतवार प्रबंधन के लिए भी कोई कह सकते हैं कि यंत्र होते हैं? जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए भी क्या, जैसे हम एक तो खरपतवार जो अलग अलग तरह के हमारे रासायनिक हमारे बाज़ार में आ रहे हैं, और उनमें एक रहता है बुआई के समय, बुआई के तुरंत बाद हम लोग दवाई डालते हैं। दूसरा रहता है 15 से 20 दिन तक हम लोग रहते हैं। इसके लिए एक तो रहता है हम लोग अलग अलग तरह के कृषि यंत्र हैं। इसको स्प्रे करने के लिए हमारा हस्तचलित भी हैं और आपका ट्रैक्टर चलित भी हैं और सेल्फ प्रोपोल्ड भी हैं ना, इस तरह के हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे छोटे किसान हैं तो उनके लिए जो हस्तचलित कृषि यंत्र ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसान भाई, जैसे हमारा जहाँ जहाँ सोयाबीन की बोनी हो गई है और जिनकी 15 से 20 दिन की फसल हो गई है, तो उन लोगों को खरपतवार को निकालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम लोग प्रयास ये करें कि वो लोग डोरा चलाएं, है ना। तो हस्तचलित डोरे भी आ रहे हैं, है ना, साइकिल वाले भी रहते हैं, अलग अलग तरह का अटैचमेंट रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी फसल सुरक्षित रहे और जो भी अनुमानित हैं जो खरपतवार हैं उनको पूरी तरह से जड़ सहित वो निकल जाएं। तो इससे क्या है कि यदि आप लोग डोरा चलाएंगे, चाहे ट्रैक्टर चलित हो चाहे हस्तचलित हो, तो इससे क्या है, एरिएशन हो जाता है। मतलब ये है कि हवा का भाव इसमें अच्छा बना रहता है और इसमें मिट्टी चढ़ जाती है और नमी का संरक्षण भी हो जाता है जहाँ पर इसकी आवश्यकता रहती है। तो ज़्यादातर किसान इस तरह की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ पर यदि आप लोग इस तरह के ट्रैक्टर चलित हो गया या हस्तचलित हो गया, डोरे को नहीं चला पा रहे हैं या सेल्फ प्रोपोल्ड मशीन का प्रयोग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो वहाँ पर आप ट्रैक्टर वालों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। जो लेबर एक दिन भर में 1 हेक्टेयर भी कवर नहीं कर पाता है, ट्रैक्टर से हम लोग 4 से 5 हेक्टेयर को इसमें पूरी तरह से हो जाता है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग दवाई डालें
खासकर खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो इसके लिए नोजल चेंज कर लें। नोजल इस तरह का हो कि हमारी जो दवाई है वो हमारे खरपतवार के ऊपर गिरे। इस तरह के फ्लैट फैन नोजल आते हैं, तो उसका उद्देश्य रहता है कि हमारा खरपतवार के ऊपर दवाई गिरे, पौधा सुरक्षित रहे। बाजार में वो उपलब्ध है, वो जरूर चेंज कर लें, ज़्यादा महंगा नहीं आता है किसान भाई। ज़्यादातर किसान भाई के जो पुराने, जिससे हम लोगों ने रासायनिक दवाई कीटनाशक के लिए उपयोग की थे, वही नोजल का प्रयोग कर लेते हैं। वो नोजल जरूर चेंज कर लें। जी। तो जैसे खरपतवार नियंत्रण आपने बताया कि जी। इस तरीके का नोजल हमें उपयोग हाँ। करना है कि पौधे को संरक्षण हाँ देना हाँ, है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारा पौधा है, पौधा के अगल बगल में हमारा खरपतवार रहेगा। तो हमारा जो दवाई का जो प्रेशर है, जो फवारा है, वो हमारा खरपतवार के ऊपर जाए, पौधे सुरक्षित रहें। इस तरह के नोजल उपलब्ध जी, है जी, बाजार जैसे में। जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जी। एक प्रकार का यंत्र हो गया जी। जिससे पौधा का हाँ, संरक्षण हो रहा है। जी। क्या इस प्रकार के कई और भी यंत्र हैं जिससे हम पौधे को संरक्षण दे सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए आपको खरपतवार के लिए सबसे पहले मतलब ट्रैक्टर चले सेल्फ प्रोपोल्ड भी आ गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं संस्थान भोपाल ने इस तरह के सेल्फ प्रोपोल्ड कृषि यंत्र भी बनाए हुए हैं, जिससे कि हमारे को खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। ये भी बाजार में उपलब्ध है और कई कंपनियां बना रही हैं, और ज़्यादातर कृषि विज्ञान केंद्रों में तकनीकी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अब आजकल ड्रोन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होने जी। लगा है। हर जगह ड्रोन का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है, तो ड्रोन किस तरीके से कृषि में महत्वपूर्ण हो सकता जी है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमारे भारत सरकार के इस बार के बजट में भी अनाउंसमेंट था, और हम लोगों ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे राजमाता विजयदारती सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार किसानों को नई नई तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस साल हम लोगों ने ड्रोन के डेमोन्स्ट्रेशन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम लोगों ने 4 से 5 जनवरी को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में और गोपीपुर लाहौरबास में हमने किसानों के खेतों पर किया था। क्योंकि आजकल खेतीबाड़ी में खरीफ के सीजन की हम लोग बात करें तो समय एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पानी आज गिर रहा है, 2 घंटे के लिए खुल रहा है, कभी बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों को दवाई का स्प्रे करना है। तो ऐसे कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों, दवाई का स्प्रे करना है, पोषण देना है, तो ये किसके माध्यम से संभव? ड्रोन के माध्यम से ही संभव है। पहले हम लोग दवाई का स्प्रे करते, दिन भर लग जाता है। ड्रोन में वही काम हमारा लगभग 1 घंटे में हो जाता है ना? तो ड्रोन जो रहते हैं उसमें 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 मिनट में काम हो जाता है, दवाई का स्प्रे हो जाता है। उस वैसे हम लोग करें तो उसमें लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेबर से हम लोग करवाएं और ट्रैक्टर से कराएं तो वही रहती है। तो मतलब ये है कि इसमें समय की काफ़ी बचत होती है। दूसरा, इसमें पानी भी कम लगता है। पानी लगभग ये है कि आपका 20 से 30 लीटर के टैंक जो रहते हैं उससे पूरा हो जाता है, कम बचत भी होती है, समय की बचत हो गया, पानी कम लगेगा, और इसका जो दवाई का जो प्रेशर रहता है मतलब माइक्रो फव्वारा टाइप के रहते हैं, जिससे उसका असर भी रहता है। और इसकी स्टडी अभी सभी जगह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी और हमारा अनुसंधान केंद्र वहाँ पर चल रहा है कि इसमें कितना लाभकारी रहेगा। वैसे ये समय के हिसाब से तो काफ़ी उपयोगी है। कल ही मैं, हमारे सुजालपुर के एक किसान हैं अग्रवाल जी, देव अग्रवाल जी, कल ही उनका फ़ोन आया था कि सर मैं ड्रोन खरीदना चाहता हूँ, शायद वो 1-आध महीने में खरीद भी लेंगे। तो इस तरह के नए नए किसान हैं जो स्वरोजगार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, मतलब किराए से चलाएंगे, जिससे खेती बाड़ी के साथ साथ एक स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग दवाई का, कीटनाशक दवाई का स्प्रे भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग खासकर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं उनका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग खाद जो देते हैं जैसे 19-19 हो गया, इस तरह के कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हम लोग नैनो यूरिया हो गया, नैनो यूरिया, इस तरह की जो जो हमारा घुलनशील हमारा पोषण है वो देना है, वो भी इसमें आसानी से हो जाएगा जी। इसकी कीमत जरूर ज़्यादा है। हाँ हाँ। जी, ये सर मैं भी यही जानना चाह रही थी कि हमारे किसान भाइयों के मन में भी कई बार ये सवाल उठता होगा कि क्या लागत पे अंतर नहीं आएगा? हाँ, नहीं, जो किसान भाई इसको स्वरोजगार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि उसको किराए से ही चलाना है, तो उसके लिए तो ठीक रहेगा, है ना? जो लगातार जिसका उपयोग करना है, इसके लिए क्या है कि जो हम लोग, जिस कंपनी ने हमारा डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उनके भारत सरकार के भी निर्देश हैं कि जो भी इस तरह के जो कृषि यंत्र खरीदें, खासकर ड्रोन जैसे, उसमें लगभग 1 महीने का पूरा वो प्रशिक्षण देंगे, उसकी पूरी तकनीक बताएंगे कैसे उसमें स्प्रे करना, कौन कौन सी सावधानियाँ इसमें रखना है। जैसे हमारा बेमानिन कंपनियाँ इसमें लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह के लाइसेंस भी किसान भाइयों को भी इसमें लेना पड़ेगा। तो इसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए की है, और हमारी भारत सरकार कभी इसमें कोई स्कीम लॉन्च करती है, प्लानिंग चल रही है, तो उसमें कुछ अनुदान भी किसान भाइयों को मिल सकता है। भविष्य में संभावना तो है ही। बिल्कुल। यहाँ पे सर एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जितने आपने अभी यंत्र बताए हुए हैं,
इन यंत्रों के बारे में विशेषकर जानकारी, जैसे हमारा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, इन पे तो मिल ही जाती है, लेकिन इसके अलावा हमारे किसान भाई अगर लेना चाहें तो वो कहाँ से ले सकते हैं? किसान भाई जानकारी लेने के लिए सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषय के वैज्ञानिक पदस्थ हैं, तो आपकी सभी समस्याओं को हल करेंगे। चाहे कृषि यंत्रों की बात करें, चाहे हम लोग उर्वरकों की बात करें, चाहे हम भूमि जल संरक्षण की बात करें, चाहे हम लोग अच्छे बीज के चुनाव की बात करें, सभी तरह के, जैसे हम लोग अस्पताल में जाते हैं अलग अलग तरह के डॉक्टर रहते हैं, उस तरह कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक उपलब्ध हैं। और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं उनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। कई जिलों में हमारे कृषि महाविद्यालय हैं, वहाँ भी सभी तरह के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। जैसे हम लोग भोपाल की बात करें तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, जो हमारा कृषि यंत्रों का भारत का सबसे बड़ा नोडल इंस्टीट्यूट है। कृषि यंत्रों के बारे में अनुसंधान होती है। और हमारा बुधनी है, वहाँ पर ट्रैक्टर के बारे में लगातार प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी का सभी कृषि विज्ञान केंद्र को फेसबुक अकाउंट बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोग पूरी समसामयिक जानकारी भेजते रहते हैं। जैसे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, उनकी जो भी एडवाइजरी रहती है वो हम लोग प्रति सोमवार को हम लोग किसान भाइयों को भेज देते हैं। जैसे अभी खरपतवार का समय चल रहा है, वो सोयाबीन के बारे में, तो खरपतवार के लिए कौन कौन से हम लोग खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए, चौड़ी पत्ती वाले के लिए, सकड़ी पत्ती वाले के लिए कौन कौन से उपयुक्त रहेगी, पूरी टेक्नोलॉजी जो हमारे ग्रुप बने हुए उनको हम एडवाइस कर देते हैं। समय समय पर जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनमें हम लोग हमारी एडवाइजरी जारी करते हैं। और किसान भाई को मोबाइल से भी जानकारी लेते रहते हैं। आजकल वीडियो कॉल है, सब सुविधाएं उपलब्ध है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है आजकल, तो अच्छे किसान हैं और सभी किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। किसान भाइयों, आज के अंक में कृषि यंत्र से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने ली हैं और इसके लिए हम हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और आप इनका उपयोग भी करेंगे। पर अभी यहाँ पे समय हो चला है चलते चलते कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए देख लेते हैं एक नज़र खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। आइए नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। जल जीवन मिशन में 6000 से अधिक गांव शामिल हुए। पशुपालकों के कार्य को आसान बनाएगी ई हेल्पलाइन। सोयाबीन की फसल में कृषि सलाह, बरसात में पशुओं की देखभाल। सबसे पहले बात करते हैं जल जीवन मिशन में 6000 से अधिक गाँव शामिल हुए। जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की हैं। मध्य प्रदेश जल निगम में इन जल योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर के साथ ही ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। मिशन की जल प्रदाय योजनाओं में 6,261 ग्रामों में 9,34,000 से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। ये योजनाएं भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा के साथ ही मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह और टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की ज़रूरत को पूरा करेंगी। प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों से अब तक 51,15,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। करीब 5,300 गांव ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिए जल प्रदाय योजनाओं के कार्य वृहद स्तर पर चल रहे हैं। इनमें 8,000 से अधिक गाँव में 70 से 90% और 16,300 गाँव के कार्य 70% तक पूर्णता की ओर हैं। पशुपालकों के कार्य को आसान बनाएगी ई हेल्प महिला कार्यकर्ता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की पशु सखी के रूप में कार्य करने वाली महिला सदस्यों को ई हेल्प के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। ई हेल्प अपने क्षेत्र की विस्तार कार्यकर्ता होंगी जो कि पशुपालकों के संपर्क में रहेंगी और साथ ही पशुपालन विभाग एवं पशुपालकों के बीच संयोजन की कड़ी होंगी, जिन्हें लगातार अपने कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिला सदस्य को विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वह अपने आसपास के क्षेत्रों में पशुपालकों को शासन की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगी। सामान्यतः एक गांव में एक ई हेल्प होगी।
ई हेल्प पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग करने के साथ ही अपने क्षेत्र के पशुपालकों के संपर्क में रहेंगी। वह क्षेत्र के समस्त पशुधन और कुक्कुट संख्या का रिकॉर्ड ब्लॉक स्तर के पशुपालकों के साथ साझा करेंगी। इससे पशुपालन गतिविधियों का क्रियान्वयन आसान हो जाएगा और दुग्ध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ई हेल्प पशुपालकों को कान की टैगिंग के लिए चिन्हित कर अवगत कराएगी और टैगिंग का डाटा इनाफ पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेगी। ये अपने क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं के रखरखाव, टीकाकरण, विभिन्न विभागीय योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारी देंगी। सोयाबीन की फसल के लिए कृषि सलाह। जहां पर सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है, वहां सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले ही पत्ती खाने वाले इल्लियों और कीटों से सुरक्षा हेतु क्लोरइंट्रानिलिप्रोल 18.5 SE का छिड़काव करें। इससे अगले 30 दिनों तक पर्णभक्षी कीटों से सुरक्षा मिलेगी। सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का प्रकोप होने के लक्षण देखे गए हैं। इसके नियंत्रण हेतु सलाह है कि पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमिथॉक्सम 12.60%, लैम्बडा साइहेलोथ्रिन 9.50%, JZZ दवा की 125 मिलीलीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों से सोयाबीन की फसल से राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट रोग का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः कृषकों को सलाह है कि इस रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 5% EC प्रति 1 मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। बरसात में पशुओं की देखभाल। ठंड के मौसम एवं बरसात में शीत रोग या निमोनिया रोग एक आम बीमारी है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में पशु अचानक खाना पीना बंद कर देते हैं, नाक से तरल या गाढ़ा पानी निकलने लगता है, पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, जोर से कपकपी एवं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसान भाइयों, ठंड से बचाव के लिए पशु को भूखा ना रखें। उपचार हेतु पशु को पास के ही पशु चिकित्सालय में दिखाएं और चिकित्सक की सलाह से विस्टापिन इंजेक्शन या जॉक्टेम प्रतिदिन 2 या 3 दिन लगवाएं। साथ में एविल इंजेक्शन 10 मिलीलीटर दें।